हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन मींस सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री ये सब कुछ पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने हीट और वर्क डन की भी बात की। उसी वर्क डन को कंटिन्यू हम लोगों को करना है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वर्क डन के जो जनरल फॉर्म होते हैं उस बेस पर हम लोग वर्क डन को डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वर्क डन है ना, पोटेंशियल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आज हम लोगों को वर्क डन पर ही डिस्कस करना है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने कुछ प्रोसेस की भी बात की है ना, तो वर्क डन को फिर हम लोगों को प्रोसेस से भी रिलेट करके देखना है। फिर हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कशन करना है। एक्चुअली है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए वर्क डन का प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग दो फेज़ में पढ़ते हैं, एक ऑन द सिस्टम और एक बाय द सिस्टम। मीन्स अगर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तब क्या होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तब क्या होगा। इन दोनों ही फेज़ में हम लोग जनरली एनर्जी के बेस पर स्टडी करते हैं और उस एनर्जी कन्वेंशन के बेस पर ही हम लोग उसके साइन की भी बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्क डन की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और अभी तक की कंडीशंस पर हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी बात को समझने के लिए, ये तो एक मैकेनिकल वर्क है, लेकिन इसी केस को समझने के लिए हम लोगों को वर्क डन निकालना है एक गैस के बेस पर। मतलब अगर कोई एक कंटेनर है और कंटेनर में अगर हम लोग गैस भर देते हैं तो और उसमें एक पिस्टन लगा देते हैं जो कि फ्रिक्शन लेस है। अगर हम उस पिस्टन पर आउटर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वर्क क्या होगा? सेम यही केस अगर गैसेस के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में प्रेशर अप्लाई किया जाए, या गैसेस जो है अगेंस्ट में एक्सटर्नल प्रेशर के केस में काम करें, उस केस में वर्क क्या होगा? हमें इन सारी बातों पर डिस्कशन करना है। तो एक चीज़ समझ लो, वर्क आपका एक प्रकार का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दैट हम यहाँ पर एक पॉइंट वाइज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? वर्क इज एनदर मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। मीन्स जो वर्क डन है वो एनर्जी का ट्रांसफरेंस का एक मेथड है। और यही बात हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने आपको मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ वर्क और एनर्जी के बारे में बात की थी, आई मीन हीट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये तो इसका एक जनरल पॉइंट्स है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक पॉइंट्स और की बात करते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन को जनरली अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पर वर्क डन को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग दो तरीके से डिस्कशन करते हैं। एक आपका होगा मैकेनिकल वर्क, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताए हैं, उनके फॉर्मूले भी बताए हैं, लेकिन आज हम लोगों को यहाँ पर मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करनी है। इसी से कंपेयर करते हुए हम इलेक्ट्रिकल वर्क के भी एक दो डिस्कशंस की बात करेंगे। जनरली बात समझ लो बेटा कि अगर मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क में डिफरेंस क्या है, ये आप कैसे देखेंगे। देखो, मैकेनिकल वर्क का मतलब है बाय द फोर्स, बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, बाय द इंटरनल प्रेशर। अगर गैसेस के द्वारा प्रेशर के द्वारा पिस्टन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, या आउटर से हमने उस गैसेस के ऊपर इफेक्ट डाला, तो वो हम लोग मैकेनिकल वर्क के द्वारा पढ़ते हैं। सेम केस अगर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात की जाए, जैसे मान लो आप ऐसे समझ लो, एक हम कंटेनर लें और उस कंटेनर को हम लोग क्या कर दें? टेम्परेचर दे दें, हीट दे दें, तो क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे, एनर्जी को एब्जर्व करेगा। उस टाइम पानी क्या होगा? हीटेड होना शुरू हो जाएगा। उस केस के वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क। मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फिर वो मैकेनिकल वर्क है, मेजरेबल है। लेकिन अगर सिर्फ टेम्परेचर्स क्या हीट के इन्वॉल्वेशंस पर वर्क हो रहा है तो फिर वो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है। इस बात को याद रखना। तो हमें इसकी बात नहीं करनी है। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रेविटेशनल वर्क की भी बात की थी, पोटेंशियल वर्क की भी बात की थी, तो उन सारी बातों पर हमें डिस्कशन नहीं करना। हमें जनरली क्या करना है? मैकेनिकल वर्क का डिस्कशन करना है। तो देखो बेटा, जो मैकेनिकल वर्क है इसी को अगर हम लोग गैसेस के लिए स्टडी करें, किसके लिए? गैसेस के लिए। तो जो मैकेनिकल वर्क है इसको हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो देखो कैसे लिखोगे? मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल
वर्क इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस सिस्टम ले लेते हैं, गैसियस सिस्टम, मैकेनिकल वर्क इन गैसियस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या इसी को हम लोग पीवी वर्क भी कहते हैं, पीवी वर्क। क्यों कहते हैं? ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर आप शॉर्ट में लिख लो, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से मैकेनिकल वर्क को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोलते हैं और पीवी वर्क भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन की भी बात करेंगे और प्रेशर वॉल्यूम कंप्रेशंस की भी बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो जनरली जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जनरली W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग इन गैसियस सिस्टम में निकालें, इन अ गैसियस सिस्टम, और गैसियस सिस्टम में जब भी वर्क डन की बात की जाएगी तो एक फॉर्मूला बनता है माइनस प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब ये किस तरीके से काम करेगा ये हमें समझना है। यहाँ पर W इक्वल टू होगा वर्क डन, Px का मतलब होगा एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा V का मतलब होगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है बेटा। देखो इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, है ना। हम एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें हम लोग एक सिलेंडर लेंगे, उसमें गैस भर देंगे और फिर उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन्वॉल्व कर देंगे। तब क्या होगा देखो जरा। मान लिया हमारे पास क्या है बेटा, मान लिया हमारे पास एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन को अरेंज कर दिया गया है कुछ इस तरीके से। ये मान लो हम लोगों ने एक पिस्टन्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। और इस पिस्टन को अरेंज करने के बाद यहाँ पर जो ये कंटेनर है, यहाँ पर हमने गैसेस के पार्टिकल्स को फिल कर दिया। ये आपके गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस टाइम जो गैसेस का वॉल्यूम है वो V1 है। इस पिस्टन पर जो आउटर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो क्या है, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल। लेकिन एक प्रेशर इस गैसेस के द्वारा भी काम करेगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा गैस होगा बेटा, प्रेशर ऑफ गैस। समझना ध्यान से। अब क्या किया गया, यहाँ पर हम लोग जो वर्क डन निकाल रहे हैं वो गैसियस सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, फॉर अ गैसियस सिस्टम, गैसियस सिस्टम। तो हम लोग यहाँ गैसियस सिस्टम के लिए वर्क की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर हमने यहाँ पर मान लिया क्या कि गैसेस के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर्स को लिफ्ट कर दिए गए, मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन मान लें क्या कि गैसेस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। अगर गैसेस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है तो उस केस में अगर देखा जाए गैस क्या करेंगी, इस पिस्टन को ऊपर उठा देंगी, है ना। और अगर ये ऊपर उठाएंगी तो हमने मान लिया कि रियल फेज पिस्टन का ये वाला था, कौन सा, ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और जब गैसेस के द्वारा वर्क किया गया इस पिस्टन पर, एक्चुअली फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो उस केस में अब पिस्टन कहाँ पर पहुँच गई, मान लो अब पिस्टन की रियल पोजीशन इतनी है, यहाँ पर पिस्टन की रियल पोजीशन है। और जब पिस्टन की रियल पोजीशन ये हुई, ये मैंने एक इमेजिनरी पिस्टन मान के चल रहा हूँ, अगर इसका वॉल्यूम V1 है, आफ्टर सम टाइम मतलब बाय द गैसेस, जब गैसेस के द्वारा प्रेशर अप्लाई किया गया तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो देखो बेटा, पहले क्या था, V1 था और बाद में क्या हो गया, V2। हमने मान लिया कि मिनिमम इसने डिस्टेंस को कवर किया एट हाइट h पर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कितनी मान लेते हैं, डेल्टा L। आप ऐसे समझ लो, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, हमने आपको बताया था कि जब हम लोग गैसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं तो W इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V,
ठीक है। जनरली हम लोग जानते हैं W इक्वल टू F इंटू डी होता है, लेकिन ये तो मैकेनिकल के अकॉर्डिंग काम करता है। मीन्स नॉर्मल केस में जहाँ पर फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन ली, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्क डन निकालना है। ठीक है बेटा, तो हमने मान लिया क्या, वर्क डन हम लोगों को W निकालना है। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे वो समझो, ये फॉर्मूला सॉल्व करना है। कैसे करना है, हमने मान लिया कि एक पिस्टन है, हमने मान लिया इफ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन with a surface area A moves a distance delta L against an opposing pressure। ठीक है, क्या बोला गया, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसका सरफेस एरिया कितना है, ए है, वो एक मिनिमम डिस्टेंस डेल्टा एल पर मूव कर जाती है एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट में, है ना। मीन्स देखो क्या है, यहाँ पर ये पिस्टन क्यों रुका हुआ है, क्योंकि गैसेस और एक्सटर्नल प्रेशर का अगर वैल्यू बराबर है तो ये पिस्टन फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर गैसेस के द्वारा प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये पिस्टन लिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ गैसेस के द्वारा काम किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, गैसेस के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशंस पर यहाँ पर ये गैस भरी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम लोग वर्क डन की बात करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट है ना। हम यहाँ पर लिख के लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW इक्वल टू क्या होगा बेटा, अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना, जो कि हम लोगों ने डेल्टा एन मानी। तो देखो हम लोग जानते हैं अपोजिंग फोर्स का मतलब हो गया जाएगा F इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा DL। अब एक चीज़ समझ लो बेटा, हम लोग जानते हैं हमें फॉर्मूला क्या लाना है, P एक्सटर्नल लेके जाना है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, ऐसे लिखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया हम लोगों ने A माना, तो F की जगह क्या आ जाएगा, P इंटू ए। तो लिख लो P इंटू ए, ये हो गया। बाकी यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा एल आ रहा है। ये किसके बराबर है, DW के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं DW इक्वल टू, देखो P तो ये आ गया, इंटू हमने लिखा A इंटू DL, क्या लिखा, A इंटू DL, और ये दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के। देखना जरा ध्यान से कैसे वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडीशंस पर जब हम लोग वॉल्यूम को निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना। अब लेंथ इंटू विड्थ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एरिया। और हाइट का मतलब क्या है, ये डेल्टा एल, ये तो A इंटू डेल्टा एल किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि मिनिमम डिस्टेंस मैच हो रही है तो फिर ये V किसके बराबर हो जाएगा, DV के। समझ ध्यान, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इस बात को आप समझ लो। यहाँ पर ये 3D पिस्टन काम कर रही है कुछ इस तरीके से, देखना मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये बाहर नहीं निकली है, मैं बस आपको इमेज करके दिखा रहा हूँ 3D का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पिस्टन्स मूव करेगी फ्रिक्शनलेस, इसलिए। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, DW इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, P इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, DV, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू DV। ये हमारे पास एक स्मॉल वर्क डन आया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हेयर DW इक्वल टू क्या है, स्मॉल चेंज, स्मॉल वर्क। ठीक है, अब हम लोगों को देखो जरा, हमने क्या किया कि कुछ जब गैसेस के द्वारा इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2। हमें इस बात पर डिस्कशन करना है। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो।
इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल वर्क या फिर स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अब देखो जरा, हमने मान लिया कि अगर कोई गैस है जिसका अपना इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, ठीक है। हम यहां पर लिख लेते हैं क्या, इफ द गैस एक्सपेंड फ्रॉम अ इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2 against a external pressure P, then total work done can be calculated by इंटीग्रेशन। ऐसे बोला गया है इंटीग्रेशन मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोगों को मिनिमम चेंज की बात करनी है तो हम लोग वर्क डन को किससे निकालेंगे बेटा, इंटीग्रेशन से। कैसे निकालेंगे वो समझो, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। अब कैसे निकलेंगे वो समझो। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया, कौन सा, dW इक्वल पी डी बी। ऐसे है, हमने इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी बी। अब एक चीज़ याद रखना, पी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। अब क्या बोला गया कि अगर प्रेशर V1 से कितना, सॉरी अगर वॉल्यूम कितना हो जाए, V1 से V2 हो जाए, तो अब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना निकालोगे, फाइनली W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 dV। ये केस है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बेटा, हमेशा याद रखना, जब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो तो आंसर क्या आता है, x आता है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dw का वैल्यू कितना जाएगा, w, तभी वो यहाँ पर w आया। इस बात का याद रखना, ये इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप से हैं, हो सकता है उनको ये बात समझना है, तो ये बात याद रख लें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dw w के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग एक कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। सेम केस, अब यहाँ पर w इक्वल टू पी, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dB किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dB इक्वल टू V के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पर V लिख लो। अब यहाँ पर लिमिट दी गई है V1 से V2, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, और यहाँ पर लिखेंगे हम V2 माइनस V1, तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला आया, P इक्वल टू W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। यहाँ पर हेयर W आपका क्या है, वर्क डन है, P इक्वल टू क्या है, प्रेशर है, और डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। इस तरीके से हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू हमें फॉर्मूला निकालना है माइनस की P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आई मीन ये जो नेगेटिव है इसके बारे में हम कैसे डिस्कशन करेंगे, देख लो बेटा। जनरली तो आप ऐसे समझ लो कि अगर फोर्स के अपोजिट काम हो रहा है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव में होता है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ और एक लाइन लिखना है आपको, और उस लाइन से ही हम लोगों को आगे चीज़ों को प्रूफ करना है कि W कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं एक लाइन लिखता हूँ, क्या, यहाँ पर लिख लेंगे, अ नेगेटिव साइन इज पुट टू टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। इसका मतलब ये हुआ W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, ठीक है बेटा, W इक्वल टू माइनस की P डेल्टा V। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे पास कोई भी वर्किंग हो, यहाँ पर दो तरीके के केस आते हैं। कैसा,
एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेयर प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब क्या है? प्रेशर आपका हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सो दैट हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर प्रेशर अगर पॉजिटिव है, इसके अलावा भी वर्क डन के दो एक्सपेंशन है। कैसे? देखो, फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन। एक चीज समझ लो, वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस के P इंटू डेल्टा बी। ये केस है। अब इन्होंने क्या बोला? वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या है? गैसेस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले अगर V1 था, बाद में कितना हो गया? V2 हो गया, मीन्स बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V का वैल्यू कितना हो गया? पॉजिटिव। डेल्टा V का वैल्यू कितना हो गया? पॉजिटिव। अब अगर हम लोग यहाँ पर वर्क डन की बात करेंगे तो माइनस P का वैल्यू तो हम लोगों ने बोला हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो प्लस P, और डेल्टा V का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका भी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव डेल्टा V। सो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीपल करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव माइनस का मल्टीपल करेंगे तो W क्या आ जाएगा? W इक्वल टू माइनस के P इंटू डेल्टा V। इस तरीके से इसका फॉर्मूला यही रहने वाला है। जबकि अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन इज नेगेटिव फॉर कंप्रेशन। अगर वर्क डन का वैल्यू कंप्रेशंस में निकाला जाए तो उन्होंने बोला नेगेटिव रहेगा। कंप्रेशन मतलब है पिस्टन्स को आउटर से एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया गया तो पिस्टन क्या हो गई? गैसेस को शिफ्ट कर देंगे, आई मीन गैसेस को कंप्रेस कर देंगे। उस केस में W क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं W इक्वल टू जनरली क्या होता है? माइनस का P इंटू डेल्टा V। हमने क्या बोला कि W प्रेशर हमेशा आपका पॉजिटिव रहने वाला है तो पॉजिटिव P हो जाएगा, इंटू डेल्टा V आपका क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब गैसेस को कंप्रेस किया जाएगा तो डेल्टा V का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और अगर डेल्टा वैल्यू का वैल्यू नेगेटिव है सो दैट आप डेल्टा V को क्या लिखोगे? माइनस के डेल्टा V, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो दैट W इक्वल टू क्या बनेगा? P डेल्टा V। यहाँ पर आपका ये कंडीशंस काम करेगा। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ याद रखना, ये जो P है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब एक चीज़ समझ लो, इसी बात को याद रखने का तरीका क्या है? दो बातें बोली जाती हैं। कौन सा? एक वर्क डन बाय द गैस। एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम लोग लिखते हैं, है ना? ये बात आपको समझ गई। अब हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट्स लिखते हैं। एक, या तो सिस्टम पर काम किया जाएगा या सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा। आई मीन हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज इसको ऐसे लिखते हैं साइन कन्वेंशन पर। कैसे? वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, आई मीन सिस्टम के द्वारा है, तो फिर W इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस का P डेल्टा V। और यही चीज़ अगर सिस्टम पर काम किया जाए, आई मीन वर्क डन ऑन द सिस्टम, और अगर ऑन द सिस्टम वर्क डन है तो उस केस में हम लोग W इक्वल टू क्या लिखेंगे? पॉजिटिव प्लस P डेल्टा V। इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर लिख लेना, हेयर P इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक बेटा, इस तरीके से हमें वर्क डन के बारे में समझना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोगों को साइन की बात करनी है हीट और वर्क से रिलेटेड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है? वर्क एक्सपेंशन, है ना? यहाँ पर W क्या है? एक्सपेंशन। और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है? W यहाँ पर क्या है? कंप्रेशन, W कंप्रेशन। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाना है ना? क्या डिफरेंस लिखना है कि वर्क और हीट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन
वर्क एंड हीट। हालांकि कोई भी सिस्टम को अगर हम लोग आउटर से प्रेशर अप्लाई करें फिर गैसेस में वर्क हो रहा है, या सिस्टम गैसेस के द्वारा कोई काम हो रहा है तब भी वर्क करना है, लेकिन हीट से कैसे वर्क होगा, है ना। हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है ये समझना है। तो देखो बेटा, जनरली हमने आपको बताया था कि वर्क आपकी एक तरीके की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के जैसे बिहेव करती है। तो जब भी हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस में आप लिख सकते हो कि हीट आपका क्या है, हीट एक आपका एक रैंडम फॉर्म है किसका, एनर्जी का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइल वर्क क्या है, वर्क इज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस बात का याद रखना। अब ये दोनों पॉइंट हैं क्या वो भी समझ लो, क्या बोला गया समझ लो बेटा। अगर हमें कोई एक पिस्टन है, समझना, और उसमें ऐसे समझ लो एक कोई कंटेनर है और उसमें हम लोगों ने गैसेस के पार्टिकल्स भर दिए। जब हम उसको हीट देंगे तो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, आई मीन रैंडमली। इसका मतलब क्या है, हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट आपका एक रैंडम फॉर्म को शो करता है। जबकि अगर हम लोग वर्क की बात करेंगे तो वर्क एक आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। मीन्स अगर हम लोग पिस्टन को आउटर से प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो सिंपल सी बात है गैस कंप्रेस हो जाएगी। जबकि अगर गैसेस के द्वारा काम हो जाएगा इसका मतलब पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो जाएगी। सो दैट हम लोगों के पास वर्क डन क्या है, एक आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ये आपका हीट और वर्क में डिफरेंस है। अब हम लोगों को कुछ यूनिट्स के बारे में बात करनी है। रब कर देता हूं इसको मैं, देखो जरा। जब हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे तो हीट और वर्क इन दोनों की यूनिट की बात करते हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा। जनरली जो वर्क का यूनिट होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो हम लोग दो टाइप से लिख लेंगे। पहला एक है एसआई यूनिट, है ना, और दूसरा सीजीएस। सीजीएस भी लिख सकते हैं और सीजीसी भी लिखते हैं। तो यहां पर जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा, जूल, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। जबकि अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अर्ग हो जाएगा। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग वर्क को आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻7 अर्ग। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻7 अर्ग। इसी तरीके से जब हम लोग यूनिट ऑफ हीट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ हीट की बात करते हैं, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हीट को जनरली हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में। तो अब हम लोग यूनिट ऑफ हीट की बात करेंगे तो जनरली हम लोग हीट को बेटा किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं। लेकिन हीट को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल 4.184 जूल होता है। क्या होता है बेटा, 4.184 जूल होता है। इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टा करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज करके 1 जूल इक्वल टू 1/4.184 कैलोरी। कैलकुलेट करके आप इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा फेज क्या है, कभी कभी हीट को कभी कभी प्रेशर वॉल्यूम वर्क को लीटर एटीएम में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे वो समझो, समटाइम प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ लीटर एटीएम। कभी कभी जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है उसको लीटर एटीएम में भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज समझ लो बेटा, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू क्या होता है ये आपको समझना है। 1 लीटर इक्वल टू होगा 101.325
न्यूटन मीटर। ये आपका कन्वर्ट करने का तरीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 ATM इक्वल 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, जबकि ऊपर वाला फॉर्मूला और यही आपका यूजेबल है। कौन सा? 1 लीटर ATM इक्वल टू 101.325 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने वर्क डन की बात की, किसमें? फॉर अ गैसियस सिस्टम। अभी हम लोगों को फ्री एक्सपेंशन की भी बात करनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे काम करेगा वो भी समझ लो, है ना। तो इस चीज को आप याद रखना। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग वर्क डन की कुछ आगे की बात करते हैं। क्या बात करनी है वो भी समझ लो। हमने मान लिया कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 0 है ना। कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, मान लिया क्या? व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? सिंपल सी बात है, W इक्वल टू P डेल्टा V होता है, P का वैल्यू 0 रख दो तो क्या आ जाएगा बेटा? W इक्वल टू 0, ठीक है। यही बात हम लोग सेकेंड केस में लेते हैं। हमने मान लिया इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो प्रेशर तो काम करता ही नहीं है ना। इन वैक्यूम, इन वैक्यूम का मतलब है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन में अगर केस किया जाएगा तो फॉर्मूले में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही फॉर्मूला आपका रहने वाला है आइडियल गैस के लिए। बट कब? फ्री एक्सपेंशन पर। अगर रिवर्सिबल या आइसोथर्मल की बात होगी तो प्रोसीजर बदल जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ये रिवर्सिबल या आइसोथर्मल के लिए नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग सारा सम अप एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन को समझ लो। देखो बेटा, मैंने यहां पर एक हेडिंग लिखा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या बोला गया? कि गैसेस का वैक्यूम में जो एक्सपेंशन होगा उसका फॉर्मूला क्या, उसको क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपेंशन, जिसका अपना फॉर्मूला क्या होगा? W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इट मे बी noted that no work is done during free expansion of ideal gas whether process is the pressure is the process is, है ना, process is reversible or irreversible, ठीक है। मींस कुल मिला के अगर वैक्यूम है तो वहां पर हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन नहीं होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने अभी वर्क डन की बात की, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब हम लोगों को इसके बाद वर्क डन समझना है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल भी है, उस केस में वर्क डन आपका किस तरीके से काम करेगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल
प्रोसेस। ठीक है, क्या बोल दिया गया, अगर वर्क डन को निकालना है और वहां पर कंडीशन मान ली कि आइसोथर्मल भी है और रिवर्सिबल भी है, तब क्या होगा। एक चीज समझ ली, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एक पिस्टन है, आई मीन ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगी हुई है और ये पिस्टन आपकी मूवेबल है, ठीक है बेटा, और यहां पर ये गैसेस के पार्टिकल्स फिल है। जब ये गैसेस के द्वारा इस सिस्टम पर काम किया जाएगा, आई मीन पिस्टन पर काम किया जाएगा, तो क्या होगा, मान लेते हैं ये पिस्टन क्या हो गई, थोड़ी सी लिफ्ट हो गई, यहां पर आ गई है। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल फॉर्म कहां है, ये है। ठीक है बेटा, तो इस केस में अब वर्क डन कैसे निकालेंगे वो बताइए। कितना लिफ्ट हुआ, पहले वॉल्यूम V1 था, फिर V2 हो गया, या प्रेशर P1 था, P2 हो गया, उस केस में वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो समझो। मैंने मान लिया व्हेन अ सिस्टम एक्सपेंड्स थ्रू अ infinitesimal volume delta V, then work done is क्या होगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। लेकिन अगर पिस्टन कैसा है, रिवर्सिबल है, आई मीन प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर कैसे हैं, बराबर है। क्या लिखेंगे, एट ईच स्टेज द एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर ऑफ इंटरनल, सो दैट आप क्या लिखेंगे, अब वर्क डन क्या होगा, सो दैट W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटरनल इंटू DB। ये आपका वर्क डन का एक फॉर्मूला बना। अब अगर ये रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो इसको किस तरीके से हम लोग चेंज की बात करेंगे, स्मॉल चेंज की बात करेंगे, हमें वो निकालना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया द टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, ऐसे माना गया। इफ वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, क्या मान लिया, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, वी नो दैट W इक्वल टू माइनस पी, क्या फॉर्मूला बना दिया, इंटरनल इंटू DB। ये केस है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। ये चेंज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ले लेते हैं। W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P इंटरनल इंटू DB। अब P तो कांस्टेंट है, तो W इक्वल टू क्या है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि गैसेस के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, माइनस P इंटरनल। आप यहां पर एक कंडीशन ले लो, फॉर एन आइडियल गैस, हमने मान लिया कि अगर सिलेंडर में आइडियल गैस है तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT। तो P इक्वल टू क्या बनेगा, nRT अपॉन V। अब इस P की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, मतलब P इंटरनल, इसका मतलब ये हुआ, मैं रब कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ P इंटरनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। अब देख लो, हम लिखेंगे नाउ वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P इंटरनल की जगह क्या रख देंगे, nRT अपॉन V DB। यहां पर लिमिट कितना है, V1 से V2, आई मीन वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, V1 टू V2। तो क्या करेंगे बेटा, nRT तो कॉमन है, क्योंकि क्या लिखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और
आइडियल गैस है तो आर बी कॉन्स्टेंट, तो हमें क्या करना है, V का वैल्यू निकालना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी, कॉमन ले लो और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 1 अपॉन V dV। अब एक चीज आपको याद रखना है, देखो बेटा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, x होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx कितना हो जाएगा, ln x, है ना। इसी तरीके से यहां पर ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी dv, तो कितना हो जाएगा, ln v। ये आपका केस बन गया। तो देखो जरा, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो w इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस एन आर टी, और ये 1 अपॉन वी dv का मतलब क्या आ जाएगा, ln v। कितना आ जाएगा बेटा, ln v। और यहां पर क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v2 और v1, और v2 बड़ा है v1 छोटा, क्यों, क्योंकि गैसेस एक्सपेंड हो रही हैं। सो दैट हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे w इक्वल टू माइनस एन आर टी, और यहां पर हो जाएगा ln v2 माइनस ln v1। ये आपका कंसेप्ट बना। अब हम लोग जानते हैं, ध्यान समझना बेटा, हाँ, ये एक मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हम लोग जानते हैं log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n होता है ना। तो यहां पर बेसिकली ln की बात चल रही है, तो इसमें फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, ln m माइनस ln n इक्वल टू ln क्या बनेगा बेटा, m अपॉन n। अब एक्चुअली क्या है, ln v2 की बात चल रही है, यहां पर क्या है, ln v2 माइनस ln v1 इक्वल टू क्या बनेगा, ln v2 माइनस v2 अपॉन v1। तो आप इस पूरे की जगह क्या रख दोगे बेटा, ln v2 अपॉन v1। तो क्या होने वाला है, w इक्वल टू माइनस एन आर टी, और यहां पर हो जाएगा ln v2 अपॉन v1। ये आपका फॉर्मूला बना। अब ln को log में कन्वर्ट करना है, ln को किस में कन्वर्ट करना है, log में। तो कैसे करेंगे वो भी देख लो, मैं इस साइड रब कर देता हूं। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, एक चीज समझ लो, अगर ऐसे लिखा ना माइनस के ln x, तो इसको log में कन्वर्ट करने का तरीका है, माइनस हटा दो, 2.303 log x, ऐसे है। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखा, ln v2 अपॉन v1। तो क्या होगा बेटा, 2.303 log v2 अपॉन v1। रख दो जरा, क्या बनेगा, नाउ W इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, माइनस एन आर टी इंटू 2.303 log v2 अपॉन v1। इसको पहले लिख लो। तो W इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग v2 माइनस v1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, किसमें, वर्क डन का। कब, जब प्रोसीजर रिवर्सिबल हो और आइसोथर्मल हो। यहां पर वॉल्यूम की बात की गई, लेकिन होता है क्या बेटा, कभी कभी प्रेशर्स को भी चेंज कर देते हैं। आई मीन प्रेशर्स P1 है या P2 है, तो क्या होगा, हम लोग यहां पर लिख देंगे फॉर, हम लोग यहां पर जानते हैं, वी नो दैट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आई मीन P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। तो यहां पर V2 अपॉन V1 की जगह क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 की जगह बेटा हो जाएगा P1 अपॉन P2। सो दैट आप यहां पर क्या लिख सकते हो, नाउ अब इस बेस पर, प्रेशर के बेस पर W क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग P1 अपॉन P2। इस तरीके से हम लोग इस सभी के फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों को W निकालना था, है ना। और अभी हम लोगों ने देखो, इस लेक्चर में हम लोगों ने W की वैल्यू निकाली, जिसमें हम लोगों ने दो फॉर्मूले डिवाइड किए। कौन सा, एक W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, दूसरा W इक्वल टू माइनस 2.303 NIT log V2 अपॉन V1। देख लो बेटा, ये वाला प्रोसीजर, आई मीन ये वाला फॉर्मूला जब भी अप्लाई होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, और ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने निकाला, ये जब भी अप्लाई होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। जब अगेंस्ट में, जब वर्क डन एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में काम करेगा, तो फिर हम लोग W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रोसीजर के एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में काम नहीं हो रहा है, प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, तो उस केस में हम लोग वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में वर्क डन के बारे में पढ़ा। हम इसमें न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक्चुअली लेक्चर लंबा हो गया, तो हम लोग अगले लेक्चर में पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे,
वर्क डन को फिर हम लोग प्रोसेस वाइज समझेंगे, एक दो ग्राफ के भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए पहले वर्क डन का समझना बहुत जरूरी था कि वर्क डन किस तरीके से काम करता है, बाय द और ऑन द। मींस अगर सिस्टम बाय द है तब क्या होगा और सिस्टम जब ऑन द है तब क्या होगा, वर्क डन के ऊपर इफेक्ट, जो कि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में अच्छे से पढ़ लिया। तो आप एक चीज समझ लो, वर्क आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिस्टम्स को ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के बेस पर वर्क डन निकाल सकते हैं। तो जब वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम और जब वर्क डन होगा बाय द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम मतलब कि सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, सो दैट पॉजिटिव। लेकिन जब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल के अपोजिट जा रहा है, तो उस केस में W क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, ठीक है, जो कि हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है बेटा। चलो, तो अगले लेक्चर में अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मूव करेंगे, कुछ हम लोग ग्राफ के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो बस आज के लेक्चर में उतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।